बेगम नूर बानो के पौत्र और रामपुर के शाही परिवार के हैदर अली खान ने सबको अपने रडार पर लिया और अखिलेश यादव से लेकर आजम खान तक सबके होश उड़ा दिए। एनडीए की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे हैदर अली खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। अपना दल ने यूपी के रामपुर जिले की स्वार सीट से हैदर अली खान को चुनाव मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि इसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव मैदान में उतरेंगे। हैदर अली खान ने कांग्रेस छोड़कर अपना दल को चुने जाने के सवाल पर कहा कि उन्हें अपनी विधानसभा के लिए जो ठीक लगा उन्होंने वही फैसला किया। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से बहुत प्रभावित रहे हैं। बीजेपी और एनडीए की तरफ से पहले मुस्लिम प्रत्याशी होने पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए और अपना दल ने मुझ पर भरोसा जताया है। इसे बरकरार रखते हुए मैं ये सीट भारी मतों से जीत कर दूंगा। बीजेपी गठबंधन के टिकट को टोकन की तरह इस्तेमाल करने पर जवाब देते हुए कहा कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने किया है। उनके नेता अपने फायदे के लिए दंगे भी करवाते हैं। आजम खान पर निशाना साधते हुए स्वार सीट से अपना दल प्रत्याशी हैदर अली खान ने कहा कि रामपुर में आजम खान कब्रिस्तान की मिट्टी उठाकर अपनी यूनिवर्सिटी लेकर गए हैं। आजम खान पर आरोप लगाते हुए हैदर अली खान ने कहा कि उन्होंने मजार और मस्जिद तोड़ी है। यदि वे किसी अन्य धर्म के आदमी ने किया होता तो दंगा हो जाता। अपना दल से चुनाव लड़ने पर परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में हैदर अली खान ने कहा कि मेरे पिता और मेरी दादी ने मुझे वैसे ही आशीर्वाद दिया जैसे मुलायम सिंह यादव ने अपनी बहू अपर्णा यादव को दिया। अपना दल की ओर से यह ऐलान ऐसे वक्त हुआ है जब अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाले अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की सीट के बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी के सहयोगी दल की ओर से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। हैदर अली खान रामपुर के शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं और उनके दादा जुल्फिकार अली खान रामपुर से 5 बार कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं। हैदर के पिता नवाब काजिम अली खान 4 बार विधायक रहे हैं। काजिम अली इस वक्त स्वार के ही बगल में रामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वहीं अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2017 में स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा की कोशिशें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं और यह साबित हो गया कि इस नारे का लड़कियों और महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है और यह महज एक चुनावी स्टंट है जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है, क्योंकि इस नारे का कोई असर उत्तर प्रदेश में अब तक नहीं दिखा। लेकिन इसका उल्टा असर जरूर सामने आया जब कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य टिकट के बदले पैसे मांगे जाने के गंभीर आरोप लगाकर बीजेपी में शामिल हो गई। हालात ये कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाया। न तो कांग्रेस ने इसे उत्तराखंड में लागू किया और न ही पंजाब में। उत्तराखंड में 6 सीटों को छोड़कर कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए और इनमें से सिर्फ 6 महिलाओं को ही टिकट दिया है। पंजाब में भी यही हाल है, मतलब कि कांग्रेस की नजर में सिर्फ उत्तर प्रदेश की लड़कियां ही लड़ सकती हैं, उत्तराखंड और पंजाब की नहीं। उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में कांग्रेस का नारा लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नहीं चला। कांग्रेस की दोनों प्रत्याशियों की सूची में महिला प्रत्याशियों को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है। पहली और दूसरी सूची में 3-3 महिलाओं को टिकट दिया गया है। प्रत्याशियों की दूसरी सूची में लैंसडाउन विधानसभा सीट से हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो दूसरी ओर भाजपा ने भी 6 महिलाओं को ही टिकट दिए हैं। कांग्रेस की सूची में ज्वालापुर से बरखा रानी, लाल कुआं से संध्या डाला कोटी, लैंसडाउन से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को टिकट दिया गया है। इससे पहले की लिस्ट में मसूरी से गोदावरी थापली, भगवानपुर से ममता राकेश, रुद्रपुर से मीना शर्मा को टिकट दिया गया। अभी 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। अभी तक के टिकट वितरण से साफ हो गया कि कांग्रेस का यूपी वाला फॉर्मूला उत्तराखंड में नहीं चल पाया। यूपी में जहां कांग्रेस ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ 40% टिकट महिलाओं को दिए हैं, वहीं उत्तराखंड में 10% के करीब ही महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। इसे लेकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता और संगठन में महिला पदाधिकारी खुलकर विरोध भी जता रही हैं। इसी विरोध के साथ कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। कांग्रेस में जहां उनका ही टिकट कट गया था, वहीं भाजपा ने उन्हें अपने टिकट पर नैनीताल सीट से प्रत्याशी बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अन्ना हजारे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी।
अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में राजनेताओं की मिलीभगत से महाराष्ट्र की चीनी मिलों को औने पौने दामों पर बेचकर 25,000 करोड़ के गबन का आरोप लगाया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली। उन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथित 25,000 करोड़ के घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराने की मांग की है। अपने पत्र में हजारे ने अनुरोध किया कि कथित घोटाले की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। अन्ना हजारे की यह मांग ही महाराष्ट्र के उन राजनेताओं को बेचैन करने वाली है जिनके टांग इस तरह के घोटालों से जुड़े हुए हैं। हजारे ने लिखा कि साल 2009 से चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेचने और सहकारी वित्तीय संस्थानों में अनियमितता के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2017 में हमने मुंबई में शिकायत दर्ज कराई और एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को शिकायत की जांच के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि 2 साल बाद मामले को बंद करने की रिपोर्ट लगाई गई जिसमें कहा गया कि कोई अनियमितता नहीं मिली है। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता ने सवाल किया कि अगर महाराष्ट्र सरकार 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों के कल्याण और सहकारी क्षेत्र की बेहतरी के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है। हजारे ने कहा कि हमारा मानना है कि यह अच्छा उदाहरण होगा अगर केंद्र महाराष्ट्र की चीनी मिलों को बेचने की जांच हाई लेवल कमेटी बनाकर कराती है। हजारे ने हालांकि अपने पत्र में किसी सहकारी चीनी मिल के नाम का जिक्र नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आरपीएन सिंह का इस्तीफा और उनके बीजेपी में शामिल होने से 2 बातें तो एकदम साफ हैं कि यूपी में कांग्रेस पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और दूसरी ये कि वहां बीजेपी का मुकाबला करने की ताकत किसी दूसरी विपक्षी पार्टी में नहीं है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से तत्कालीन तौर पर सबसे बड़ी मुसीबत स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए खड़ी हो गई है, जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में सिर्फ इसलिए भागे कि वहां उनके बेटे को टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने अपनी पडरौना की सीट बचाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं, क्योंकि सिर्फ आरपीएन सिंह ही नहीं बल्कि उनके बाद कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार सहित इलाके के कई और नेता बीजेपी में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरपीएन सिंह को पडरौना सीट से सपा में हाल ही में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है। आरपीएन सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से उतारने की तैयारी में है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि स्वामी भी इसी सीट से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। दरअसल 2009 में आरपीएन सिंह ने बीएसपी से चुनाव लड़ स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया था। ऐसे में आरपीएन सिंह की पडरौना के साथ साथ कुशीनगर में एक बेहद मजबूत पकड़ और उनके पडरौना से ही चुनाव लड़ने की संभावना को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा से किसी सेफ सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना सकते हैं। आरपीएन सिंह ने ऐसे वक्त में कांग्रेस इस्तीफा दिया जब एक दिन पहले ही कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी और उसमें आरपीएन सिंह को भी स्टार कैंपेनर बनाया था। आरपीएन सिंह कांग्रेस के जाने पहचाने नेताओं में से एक है। वह कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें झारखंड का प्रदेश प्रभारी भी बनाया था। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी खटपट की खबरें भी सियासी हलकों में चर्चा बटोरती रही है। शायद यही कारण रहा कि वह पिछले कई महीनों से एक तरह से नेपथ्य पे चले गए थे। सियासी जानकार कांग्रेस से आरपीएन सिंह के मोह भंग की यही वजह बता रहे हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंपते हुए आरपीएन सिंह ने लिखा, आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। जय हिंद। आरपीएन सिंह के साथ ही पडरौना से घोषित प्रत्याशी मनीष जायसवाल, कुशीनगर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिले की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की तरफ से ये सभी उम्मीदवार बनेंगे। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की उपेक्षा के चलते लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल आरपीएन सिंह बीते कई दशकों से पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। कुशीनगर पडरौना राजघराने से ताल्लुक रखने वाले आरपीएन सिंह की कुशीनगर के आसपास के क्षेत्रों में एक बेहद मजबूत पकड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुकाबला भाजपा और उसके बीच ही है और बहुजन समाज पार्टी कहीं से भी जैसे परिदृश्य में ही नहीं है। लेकिन अब 4 बार के मुख्यमंत्री मायावती ने ऐलान किया कि 2 फरवरी से वो चुनाव प्रचार में उतरेंगी।
पहले फेज के मतदान से ठीक 8 दिन पहले मायावती आगरा में जनसभा करने जा रही हैं। मायावती के चुनाव प्रचार में आने के बाद से समाजवादी पार्टी को दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी चुनाव की शुरुआत से ही कोशिश कर रही है कि किसी तरह जनता को इस भ्रम में डाला जाए और ये दिखाया जाए कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी यूपी चुनाव की लड़ाई में भाजपा के साथ मुकाबले में है ही नहीं, जिससे कि मुस्लिम वोट उसे मिल सके और अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया नीति के सहारे वो भाजपा को थोड़ी बहुत टक्कर दे सके। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पहले तो दूसरी पार्टी से कुछ ऐसे बिना कोई जनाधार वाले नेताओं को आयात किया और माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके इस दाव की जल्द हवा निकल गई। फिर समाजवादी पार्टी ने कहना शुरू किया कि मायावती हार के डर से चुनाव प्रचार ही नहीं कर रही हैं और न ही जनता के बीच जा रही हैं। हालांकि यह सच है कि मायावती खुद यह चुनाव नहीं लड़ेंगी और अभी तक उन्होंने चुनाव प्रचार भी नहीं किया है, लेकिन इसकी वजह समाजवादी पार्टी की वो घटिया कहानी नहीं है जो उसने जनता को बताने की कोशिश की, बल्कि यह है कि कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने जनसभा या रोड शो करने की इजाजत नहीं दी थी। और दूसरी, मायावती हमेशा चुनाव के बेहद करीब आने पर ही चुनाव प्रचार के लिए निकलती हैं। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी के नमूने नेता लोग अब बिलबिलाने से लगे हैं, क्योंकि उनको एहसास हो चला कि जिन मुस्लिम वोटों के सहारे वो यूपी चुनाव में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो वोट भी उन्हें पूरे नहीं मिलने वाले। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक की अपनी 2 लिस्ट में कई मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है और मुस्लिम वोटर भी मायावती को हमेशा वोट करते आए हैं। इसीलिए चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने जा रही मायावती के आने से भाजपा पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दलित, पिछड़ा और गरीब तबका भाजपा सरकार की योजनाओं के सहारे पहले ही मन बना चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी की खटिया जरूर खड़ी होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूर्वांचल के दिग्गज नेताओं में शुमार आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में के शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पे मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। मौर्य की राजनीति इतनी जल्दी दम तोड़ती हुई दिखने लगेगी, इसका अंदाजा तो शायद मौर्य को भी कभी नहीं था। राजनीतिक हलकों में खबर गर्म है कि भाजपा आरपीएन सिंह को पडरौना सीट से चुनाव लड़वाएगी। कुशीनगर की उसी पडरौना सीट से जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य वर्तमान में विधायक हैं। ऐसे में आरपीएन सिंह की पडरौना के साथ कुशीनगर में भी बेहद मजबूत पकड़ को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी से किसी सेफ सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना सकते हैं, क्योंकि मौर्य को लगातार इस बात का डर सता रहा था कि कहीं पडरौना में चुनाव उनके खिलाफ न चला जाए। उनके डर के पीछे कुछ वाजिब वजहें भी हैं। एक तो जिले में भाजपा बेहद मजबूत स्थिति में है और लोकसभा से लेकर विधानसभा तक लगातार जीत रही है। दूसरे, कुशीनगर में भाजपा का संगठन बेहद मजबूत है और अब आरपीएन सिंह के आने के बाद मौर्य की बची खुची उम्मीदें भी स्वाहा हो चुकी हैं। इसीलिए अपनी दम तोड़ती राजनीति को सहारा देने के लिए बिलबिलाए मौर्य दूसरी सीट तलाश रहे हैं। लेकिन उनके बेटे को ऊंचाहार से टिकट देने के लिए मना कर चुकी समाजवादी पार्टी उन्हें कोई और सीट देगी, इसकी भी उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही। इसीलिए खुद को नेवला बताने वाले मौर्य अब क्या बन चुके हैं वो खुद भी नहीं जानते। वहीं भाजपा से भागकर गए धर्म सिंह सैनी और ब्रजेश प्रजापति जैसे नेता चुनाव तो हार ही रहे हैं। अब उनके सरगना स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने की भी पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है, क्योंकि आरपीएन सिंह का परिवार कुशीनगर की राजनीति का केंद्र रहा है। सबसे मजेदार बात यह है कि आरपीएन सिंह वर्तमान में कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी हैं और कल ही आई सूची में उनका नाम भी शामिल था, लेकिन आज वो भाजपा में शामिल हो गए। इससे प्रियंका वाड्रा की राजनीति को भी झटका लगा है और वो शुरू होने से पहले ही खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। आरपीएन सिंह बीते कई दशकों से पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। कुशीनगर पडरौना राजघराने से ताल्लुक रखने वाले आरपीएन सिंह कुर्मी समुदाय से आते हैं। आरपीएन सिंह कांग्रेस से 1996 से 2009 तक 3 बार पडरौना के विधायक रहे हैं और 2009 में कुशीनगर से लोकसभा का चुनाव जीतकर यूपीए सरकार में सड़क परिवहन पेट्रोलियम के साथ गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जो पुराना है उसे किनारे लगाओ और नए नवीलों को मंच पर सजाओ। गांधी वाड्रा की हवाई सियासत का यही फंडा है। नतीजा सामने है कि आरपीएन सिंह जैसे नेता ने कांग्रेस को ऐन चुनाव के मौके पर ठेंगा दिखा दिया। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी और स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल आरपीएन सिंह अकेले नेता नहीं है जिन्होंने उपेक्षित होकर कांग्रेस से इस्तीफा दिया हो। खासकर उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा की उल्टी पुल्टी सियासत की वजह से कांग्रेस के कई घोषित उम्मीदवार पार्टी छोड़कर चले गए और कुछ लाइन में है। चुनाव ऐलान से पहले बड़े कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़कर सपा और बीजेपी का दामन थामा, तो अब एक के बाद एक कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान छोड़ रहे हैं। सूबे में कांग्रेस 3 नेताओं ने
तब पार्टी छोड़ दी जब उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जा चुका था। इसके चलते प्रियंका गांधी के लिए यूपी की चुनावी राह और भी मुश्किल होती जा रही है। सबसे पहले रामपुर की चमरौबा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए यूसुफ अली ने पार्टी छोड़ी थी। इसके बाद रामपुर जिले की ही स्वार टांडा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए गए हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने पार्टी छोड़ दी। इनके अलावा बरेली कैंट सीट से घोषित कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रिया एरेन ने भी पार्टी छोड़ दी है। प्रियंका गांधी ने इन तीनों ही उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की पहली लिस्ट में जारी किए थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और करीब 2 दशकों से बरेली में कांग्रेस का झंडा उठाने वाले पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन ने कांग्रेस छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी सुप्रिया एरन के साथ अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। सुप्रिया एरन को प्रियंका गांधी ने बरेली कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया था। कांग्रेस छोड़ने वाले कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनका अपना जनाधार है। यह लोग न सिर्फ चुनाव जीतते रहे हैं बल्कि पार्टी को भी जिताते रहे हैं। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि पार्टी का फीडबैक तंत्र और स्क्रीनिंग प्रक्रिया क्या सचमुच पारदर्शी था या फिर इसमें चयन को लेकर बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। इमरान मसूद से लेकर कई ऐसे बड़े नेता रहे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल दम नहीं। नई आई पोस्टर गर्ल ने भी गंभीर आरोप लगाकर पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं वह उन लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो लोग चयन प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 3 दशक से सत्ता का वनवास काट रही है। जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को करारी हार मिली तो प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने खुद समीक्षा की थी। उन्होंने माना था कि संगठन की कमजोरी की वजह से ही कांग्रेस यहां खड़ी नहीं हो पा रही। कांग्रेस के 7 में से 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, जिनमें से 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है तो एक सपा में शामिल हुए हैं। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह और हरचंदपुर विधायक राकेश सिंह और सहारनपुर के बेहट से विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सहारनपुर देहात से विधायक मसूद अख्तर इमरान मसूद के साथ सपा में चले गए। प्रियंका गांधी के करीबी रहे ललितेश पति त्रिपाठी को भी चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कहकर कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद अब योगी सरकार में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी, उन्नाव के पूर्व सांसद अनु टंडन जैसे नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।